अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद कासिम फ्राम यूनिक लेक्चर्स ऑफ जीके। जैसा कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ख़ासतौर पे ये आपको हेल्प करेगा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। जो भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान लेने जा रहा है एमओ को, टीओ के या एसएसटी के हवाले से, या आईबीए जो अभी टेस्ट कंडक्ट कर रहा है फ्राम 5 to 15, वहाँ पे भी ये लेक्चर्स आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, काफ़ी हेल्प देने वाले हैं। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्री पार्टीशन ऑफ इंडिया। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर बनाया था, वो लेक्चर नंबर 1 था। आज का लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है वो भी आपने देखा होगा। अच्छा, आज हम बात करते हैं मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स। इसका जो दूसरा नाम है वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो कि कब हुआ था? 1909 में हुआ था। इसकी डेट तो नहीं मिल सकी मुझे, मैंने कोशिश की पर नहीं मिल सकी है। तो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स आल्सो कॉल्ड इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अच्छा, डेट लिखने का मेरा मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर कभी भी कॉम्पिटिशन जब ज़बरदस्त होता है, कैंडिडेट ने ज़्यादा अप्लाई किया हुआ होता है, तो जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा डीप में जाता है। ईयर तो तकरीबन तक सबको याद हो रहता है, पर डेट या मंथ वगैरह ये बहुत ही टफ होता है याद करने में। तो अगर याद करने में ये है कि अगर ये लेक्चर अभी आपको याद ना भी रहे, यहाँ से चीज़ें याद ना भी रहे, तो यही लेक्चर आप 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा सुनेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपको समझ आ जाएंगी। तो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स आल्सो कॉल्ड इंडियन काउंसिल्स एक्ट। उसके बाद हम आते हैं एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में हुआ था। और बंगाल का इसे जो था, पहले पार्टीशन हुआ था 2 हिस्सों में। एक हिस्से में जो मुस्लिम आबादी थी, दूसरे हिस्सों में थे वो हिंदू आबादी थी। कब हुआ था? अक्टूबर 1905 में। और काफ़ी 6 साल के बाद जबकि एक किंग आए थे, यूके से, इंग्लैंड से, तो वो आए थे दिल्ली दरबार, दिल्ली में। तो वहाँ पे हिंदुओं ने काफ़ी जो प्रोटेस्ट किया कि हमें अलग नहीं होना है, हमें बंगाल एक ही चाहिए, 2 हिस्सों में नहीं चाहिए। हिंदू वगैरह जो थे वो इसके हक में नहीं थे। और उन लोगों ने एक मूवमेंट भी स्टार्ट की थी कि जिसे कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट, जो कि सब कॉन्टिनेंट की फर्स्ट मूवमेंट थी। सब कॉन्टिनेंट की, अगर आपसे पूछा जाए कि सब कॉन्टिनेंट की जो फर्स्ट मूवमेंट थी वो कौन सी थी, वो थी स्वदेशी मूवमेंट, जो कि हिंदुओं ने स्टार्ट की थी कि हमें अलग नहीं होना है, बंगाल को अलग नहीं करना चाहिए और बंगाल को एक ही रहना चाहिए। तो वो तब जो थे लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। और अक्टूबर 1905 में और 12 दिसंबर 1911 में जो थे मूवमेंट के हवाले से, सब स्वदेशी मूवमेंट के हवाले से यहाँ काफ़ी एहतजाजात हुए हैं हिंदुओं की तरफ से। तो ब्रिटिश को ये फैसला वापस लेना पड़ा और इनको बंगाल फिर से एक करना पड़ा। कब? 12 दिसंबर 1911 में। उसके बाद आते हैं लखनऊ पैक्ट, जो कि हुआ दिसंबर 1916 में विथ द एफर्ट ऑफ जिन्ना साहब की मदद से जो थे ये लखनऊ पैक्ट हुआ। अच्छा, इसका मतलब ये था, हालांकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी और इंडियन कांग्रेस थी, वो अलग अलग पार्टी थी, बल्कि इनका जो मकसद था ना वो एक ही था कि हमें ब्रिटिश से जो है छुटकारा चाहिए, हमें ब्रिटिश को यहाँ से भगाना चाहिए। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्होंने कोशिश की कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को, ताकि हम एक साथ जो हैं इनको फेस करें और इनके साथ टेबल टॉक वगैरह करें तो एक साथ हों। इसलिए जो लखनऊ सिटी एक इंडिया का, वहाँ पे हुआ था सेशन दिसंबर 1916 में। तो वहाँ पे इन दोनों जो ये पार्टीज़ थी एक दूसरे के पहले ख़िलाफ़ थे। उसके बाद ये था कि ये टेबल टॉकिंग पे आ गए थे और एक दूसरे की जो प्रॉब्लम थे वो एक साथ ही हल करने के लिए आ गए थे, एक साथ ही। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेन किरदार था वो मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था।
इसी लखनऊ पैक्ट की वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है उसको एक अवार्ड भी दिया गया जो कि कहलाता है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उनको वो किसने दिया था? वो दिया था सरोजिनी नायडू, जो कि एक पॉलिटिकल वो अच्छा फीमेल थी, एक फीमेल थी सरोजिनी नायडू। उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक अवार्ड दिया था, एक लक़ब दिया था, क्या? एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो लक़ब है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, वो दिया था सरोजिनी नायडू ने। उसके बाद आते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब हुआ था? मई 1919 में। इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, रोलेट एक्ट को, जो कि कब आया था? मई 1919 में। उसके बाद मज़हरुल हक एंड आल्सो जिन्ना। मज़हरुल हक एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है रिज़ाइन किया था, कहाँ से? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। कब? 1919 में। 1919 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मज़हरुल हक ने जो है रिज़ाइन किया था, कहाँ से? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। कब? 1919 में। उसके बाद जो है एक बहुत ही बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, जलियांवाला बाग मस्कर, जिस मशहूर है जलियांवाला बाग मस्कर के नाम से। वो कब हुआ था? ऑन 13 अप्रैल 1919 में। अच्छा, ये हुआ ये यहाँ पे जो थे सिख बिरादरी वगैरह के जो लोग थे, जो सिख थे काफ़ी, वहाँ पे इन्होंने एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट के खिलाफ, कि हमें ये एक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी जो इंडियंस के हक़ में नहीं थी, ख़ासतौर पे जो कम्युनिटी हैं उनके हक़ में नहीं थी। तो उन्होंने एक क्या नाम है, एक प्रोटेस्ट किया कि हमें ये नहीं चाहिए, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। तो तब के जो लॉर्ड थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था अगर कोई भी इसके ख़िलाफ़ बात करेगा तो हम उसे मार देंगे। इस एक्ट के ख़िलाफ़ अगर कोई भी बात करेगा तो हम उसे मार देंगे। तो काफ़ी सारे बच्चे, औरतें और मर्द, इवन जो बूढ़े थे उनको वो प्रोटेस्ट, एक पुरअमन प्रोटेस्ट था उनका, पुरअमन प्रोटेस्ट था। ना वहाँ पे कोई हथियार था उनके पास, ना ही और कुछ। उनके ऊपर फायरिंग कर दी। तो काफ़ी जो है वहाँ पे जाने गई थी, लगभग कहीं आता है 1200, कहीं आता है 800, मतलब बहुत ही नुकसान हुआ था उस टाइम। काफ़ी सारे बच्चे, औरतें और मर्दों को जो है बेगुनाह उनको कत्ल किया गया था। तो उनका जो जलियांवाला बाग मस्कर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ये आपको डेट पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, आल्सो कॉल्ड हंटर कमेटी। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, आल्सो कॉल्ड हंटर कमेटी, जो कि कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1919 में। 14 अक्टूबर 1919 में हुआ था। ये कमेटी बनी थी किसके लिए? काफ़ी ये यहाँ पे जो बंदे मरे थे यहाँ पे जलियांवाला बाग में, मस्कर में जितने भी हलाकतें हुई थी, उनको लेके कि हमें इंसाफ चाहिए। इंडियंस की तरफ से एक और प्रोटेस्ट वगैरह हुए कि आपने इन बेगुनाह लोगों को क्यों मारा। ये पुरअमन थे, एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन थे, ना उनके पास कोई हथियार था ये वो। तो आपने इनके ऊपर कैसे अपने हथियार खोल दिए पुरअमन लोगों के ऊपर। तो एक कमेटी बिठाई गई, कब? 14 अक्टूबर 1919 में, अक्टूबर के मंथ में, 6-7 महीने तक। उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट चलते रहे कि आपको किसको, मतलब ब्रिटिश को चाहिए कि हमें इसका जो है इसका इंसाफ चाहिए, हमें ये लोग आपने खामखा मारे हैं। तो काफ़ी 6-7 महीनों के बाद जो है एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, आल्सो कॉल्ड हंटर कमेटी। हंटर कमेटी इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो उनका जो चीफ जस्टिस था वो कौन था? वो मिस्टर विलियम हंटर थे। उनके क्या नाम है,
होते हुए जो है ये कमेटी बनी थी, इसलिए इनको हंटर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी जो कि कब हुई थी, 14 अक्टूबर 1919 में। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।